तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने को क्या कहते थे? चोटिल सिक्के कहते थे, आहत सिक्के, चपटे सिक्के या ठप्पे सिक्के? हेलो एवरीवन। तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से आज एसएसटी एनसीईआरटी है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम हिस्ट्री का लेसन 8 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैं 7 चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ विथ एमसीक्यू। कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो उसके साथ मैंने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया है। तो लेसन 8 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, गाँव, शहर और व्यापार, ठीक है। और साथ के साथ देखते भी चलिएगा कि इससे रिलेटेड कैसे एमसीक्यू पूछ सकता है, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते जाते हैं ना, लेकिन समझ में नहीं आता इससे एमसीक्यू कैसे बनेगा, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं लेकर आई हूँ कि किस तरह से एमसीक्यू इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार, ठीक है। इसमें लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये पूरा चैप्टर का टाइटल हमें बता देगा कि इस चैप्टर में क्या पूछ रहा है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियां जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़े मजेदार लगने लगा। अब आप यहीं से समझ जाइए कि चैप्टर में ये पूछ रहा है कि लोहे के औजार कब से आए, ठीक है, कब से यूज करना लोगों ने उसे चालू किया, या और कब कब उसमें परिवर्तन आते गए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या पूछ रहा है। देखिए, मैं पढ़ती जब सब चलूंगी और मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। लोहे के औजार और खेती, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3 पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय में तुमने पढ़ाई था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो देखिए, कथन में वो लिख देगा लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट लिख देगा करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। दूसरा, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अब आपको ये बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जैसे बोल देगा ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो जब आपने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, आप कैसे बता दोगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। इसलिए मैं जस्ट आपको पढ़ा रही हूँ ये सब चीज़ें। खैर, ऐसा एमसीक्यू अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगी आपको कि किस तरह से पूछेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ से नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि करीब 2500 वर्ष पहले, यहाँ से करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पहला ये है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जिनमें से सिंचाई एक महत्वपूर्ण कदम था। इनके बारे में जानते हैं। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो अब बोला जाएगा कि सिंचाई का प्रयोग कब से शुरू किया गया। तो देखिए, समृद्ध गांव के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए क्या किया गया, कृषि में सिंचाई को शामिल किया गया और सिंचाई भी बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी साबित हुई। सिंचाई के लिए क्या किया गया, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंचाई क्यों स्टार्ट किया गया था? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ताकि जो गाँव है वो समृद्ध बना रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या नोट डाउन करना है, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए, ठीक है। अब हम देखेंगे गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास
कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। पहला कौन रहता था? तमिल रहते थे, तमिल क्षेत्र में, ठीक है। तमिल क्षेत्र में कौन रहते थे? बड़े भूस्वामी रहते थे, जिन्हें वेलला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर कहा जाता था। दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। दास क्या कहलाते थे? कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ये पूरा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांछित था, ठीक है। अब क्या है? गांव का प्रधान, यहां से इंपॉर्टेंट है, गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। और एक ही परिवार के लोग जो है गांव के प्रधान बनते थे, जो एक ही पीढ़ी से चली आ रही थी, और ये पद जो था अनुवांछित होता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक मतलब कि प्रधान व्यक्ति। तो प्रधान व्यक्ति के पद पर कौन बना रहता था? जिसके पास सबसे बड़ी भूमि होती थी, जो सबसे बड़ी भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें पे सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। तो कर वसूलने का काम राजा किस पर सौंप देते थे? जो इनकी भूमि पर काम करते थे, दास और मजदूर, उस पर कर वसूलने का काम सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजक मतलब प्रधान के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषकों को क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। अब हम देखेंगे प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, ठीक है। संगम क्यों कहा जाता था? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं में इंपॉर्टेंट है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना कितनी साल पुरानी है? 2300 साल पुरानी है। इन्हें संगम क्यों कहा जाता था? जैसे क्वेश्चन पूछेगा प्राचीनतम तमिल रचनाओं को संगम क्यों कहा जाता था, तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। कथन कारण में बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे, ठीक है। अब हम देखेंगे आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। ये हैं आहत सिक्के, ठीक है। इसलिए आहत सिक्के कहलाए। क्यों आहत सिक्के कहा गया इन्हें? क्योंकि इन पर कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि ठप्पे से कुछ जो है बनाया जाता था। जैसे ये बना हुआ है ना, ठप्पे से कुछ बनाया गया है, तो इसीलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो आहत सिक्के के बारे में आपसे कथन कारण में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, ठीक है। सिक्के के बारे में देखते हैं। पुरातत्वविदों के इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले, ठीक है। ये जो सिक्के थे आहत सिक्के 500 साल चले थे। इसका चित्र ये दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये भी देख लीजिए। अब हम देखेंगे विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद, देखिए ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट ना हो और मैं ना पढ़ूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना ज़रूरी है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैं पढ़ के चलूंगी, ताकि आपकी एक समझ बन सके। अब पता थोड़ी ना होता है कि वो किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसलिए पढ़ती मैं सब कुछ चल रही हूँ, ठीक है। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ते हैं। खेतों के सफ़ेद धान घाड़ियों पर लादे,
खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि शहरों से नमक के सौदागरों के चले जाने से सन्नाटा रह जाता है, मतलब कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब देख लेते हैं नगर किस तरह से अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मथुरा किस लिए महत्वपूर्ण हो गया था ये देखते हैं। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो मतलब देख लीजिए मथुरा पहले से मतलब 2500 साल से भी ज़्यादा समय से वो महत्वपूर्ण नगर बना रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो आप डाल लीजिएगा मथुरा, ठीक है, पॉइंट डालिए मथुरा, उसके बाद आप नोट डाउन करना चालू करिए। यह 2500 साल से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों? क्योंकि यह यातायात और व्यापार दोनों रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मथुरा क्या था? बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इंपॉर्टेंट है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा किसकी राजधानी बना था? कुषाणों की राजधानी बनी थी, वो भी दूसरी राजधानी बनी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। अब आपने नोट डाउन किया होगा मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। इसके बाद आप नोट डाउन करिए मथुरा 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मथुरा में जो अभिलेख मिले हैं वो उसमें क्या अलंकृत है? उसमें स्त्री तथा पुरुष जो मंदिरों को दान करते हैं वो अलंकृत करवाया गया था और वही अभिलेख मिले हैं मथुरा में, ठीक है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों को उल्लेख मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मथुरा में किस तरह के अभिलेख मिले हैं और उनमें क्या उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार, ठीक है। उत्तरी काले चमके पात्र, ये भी देखते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में शिल्पों के नमूने मिले हैं और इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कथन कारण में पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कपड़ों का उत्पादन कहाँ फेमस था? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै क्या किस लिए फेमस थे? कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो इस पैरा में क्या इंपॉर्टेंट है? कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, श्रेणी किसे कहते थे? तो श्रेणी शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। याद रख सकते हो आप ये पॉइंट, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। ये तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि शिल्पकारों का क्या काम होता था, ठीक है। माल वितरण कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, ये सब शिल्पकारों का काम था। और व्यापारियों का काम क्या था? व्यापार का संचालन करना, ठीक है। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो, ठीक है।
अब उत्तरी काले चमके किसे कहते हैं? जैसे कि उत्तरी काले चमकीले पात्र था यहाँ पर, ठीक है, उत्तरी काले चमकीले पात्र, उसी के बारे में है। उत्तरी काले चमके पात्र किसे कहते हैं? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसा चमक प्रदान करता था। तो ये इस तरह के पत्थर कहाँ मिले थे? इस तरह के पत्थर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले थे, ठीक है। आगे देखते हैं सूत कातने और बुनने के क्या नियम थे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुड़ियों, वृद्धा वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ से। विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है ये पैरा, ठीक है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकते हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के लेने जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो जुर्माना देना होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख सकते हो। बाकी इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सूत काटने और बुनने के क्या नियम थे? विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में सूत काटने और बुनने का काम किया जाता था, ठीक है, और कौन करता था ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, ठीक है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था, ठीक है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। आप हेडिंग डालिएगा अरिकामेडू, इसके बारे में लिखना चालू करिएगा। अरिकामेडू कब से? 2200 से 1900 साल पहले क्या था? एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, ठीक है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं, ठीक है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा लाल चमकदार पत्थर है जिसे इटली के एक शहर के नाम से जाना जाता है, तो नाम पर जाना जाता है एरेटाइन पत्थर को, ठीक है। इसे मुहर लगे सांची बर्गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एरेटाइन के बारे में ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अरिकामेडू डाल के आप लिखिएगा कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ तक क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये देख लेते हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि पहले बर्तनों में तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरीगाजा की कहानी। ये देख लेते हैं कहानी के तौर पे, जल्दी से पढ़ते हैं। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये इंपॉर्टेंट है कि बेरीगाजा में, भरूच का यूनानी नाम है, मतलब भरूच में, बेरीगाजा में यानी भरूच में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का क्या होता था? निर्यात होता था। और
आयात होता था और निर्यात किया जाता था हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र का निर्यात किया जाता था भरूच से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे जिसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आयात करते थे और क्या निर्यात करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं व्यापार और व्यापारी के बारे में। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियों तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। अब देखिए यहाँ से, इसमें तो नहीं, यहाँ से देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था। तो ये पूरा पैराग्राफ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापार से जुड़ी एक कविता ये देख लेते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिले हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। अब इसमें एक तरह से व्यापार बताया दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती थी। ठीक है, समुद्री जहाज़ों पर तेज तर्रार घोड़े लाए जाते थे, काली मिर्च की गठरियाँ आती थी, हिमालय से रत्न और सोना आता था, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन और लकड़ियाँ आती थी, दक्षिण सागर से मोती, पूर्वी सागर से मूंगे आते थे, गंगा और कावेरी से फसलें आती थी, श्रीलंका से खाद्यान्न आते थे और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात आता था। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। तो सबसे पहले समुद्री रास्ते किसने खोजे थे? व्यापारियों ने खोजे थे। ठीक है, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे व्यापारी, तो कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। वह कहाँ पहुंचना चाहते थे? अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि व्यापारियों ने ही समुद्री रास्ते की खोज की थी और कुछ जो है समुद्र के किनारे चलते थे, तो कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, अब देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, पहला पॉइंट। ठीक है, बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान है वहाँ पर। ठीक है, नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कावेरी का मैदान बहुत उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। अब जैसे मोवेंदार, ये जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। ये क्या है? ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या है? 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया जाता है। जैसे पूछ लेगा मोवेंदार क्या है, ठीक है, तो मोवेंदार क्या है? मोवेंदार का अर्थ है 3 मुखिया, जिसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये कौन थे? चोल, चेर और पांडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोवेंदार आप डाल के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर और पांड्य जो थे
2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी क्या माने जाते थे, शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, मतलब चोल, चेर और पांड्य के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा क्या था, अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय में था तो दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं बताऊंगी अभी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने माइंड में रखिएगा, कथन कारण में पूछ सकता है। ठीक है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में किसका प्रभाव बढ़ा, पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतम श्री सातकर्णी था। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो गौतम श्री सातकर्णी के बारे में हमें कैसे पता चला, उनकी माता के द्वारा एक अभिलेख तैयार करवाया गया था। उससे पता चला कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है सातवाहन नामक राजवंश के प्रमुख राजा हैं। ठीक है, और वो कहाँ के राजा थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ क्या है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, कुषाण था। ठीक है, कुषाण क्यों प्रसिद्ध था, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने के कारण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचा था। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए किनका निर्माण करवाया गया, तो हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। सिंचाई के लिए किसका निर्माण करवाया गया था, नहरों का करवाया गया था, कुएं का करवाया गया था, तालाब का, कृत्रिम जलाशय, यानी कि इन सभी का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया गया था। क्यों करवाया गया था, मतलब सिंचाई को खेती में, कृषि में क्यों स्थान दिया गया था, तो इसलिए दिया गया था ताकि वो राज्यों को और समृद्ध बनवा सके, है ना, राज्यों को, गाँव और समृद्ध हो सके, इसके लिए उन्होंने कृषि में सिंचाई को शामिल करवाया था। और जब उन्होंने देखा कि सिंचाई से बहुत लाभ पहुंचा है कृषि में, तो उन्होंने नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय इन सभी का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलला किसे कहा जाता था। अभी हमने डिस्कस किया, साधारण हलवाहों को कहा जाता था, भूमिहीन मजदूरों को कहा जाता था, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था, या इन सभी को कहा जाता था। तो वेलला किसे कहा जाता था, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलला कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, ग्राम भोजक के विषय में सही कथन बताना है। ग्राम भोजक क्या था, ठीक है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक था। एक ही परिवार की पीढ़ी होती थी। पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी बैठता था, या ये सभी। तो ग्राम भोजक हमने अभी पढ़ा कि गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक होता था। ठीक है, और जो प्रधान व्यक्ति थे वो एक ही परिवार की पीढ़ी से चुने जाते थे। और जो प्रधान था वो कौन बनता था, गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही प्रधान बनता था, और वो भी एक ही पीढ़ी के होते थे। ठीक है, यानी कि ये सभी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है,
फोर्थ है गृहपति कौन कहलाते थे? अन्य स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था, या दास कर्मकार को गृहपति कहा जाता था, या ए और बी दोनों सही है या दोनों सही नहीं है? तो गृहपति कौन कहलाते थे? गृहपति अन्य स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। ठीक है। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, या संगम कहते हैं, या संगम साहित्य कहते हैं, या ये तीनों ही कहते हैं? तो प्राचीनतम तमिल रचनाओं को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने को क्या कहते थे? चोटिल सिक्के कहते थे, आहत सिक्के, चपटे सिक्के, या ठप्पे सिक्के? तो जब हम चांदी या तांबे के सिक्कों पर आकृतियों को आहत करके बनाते थे तो उसे आहत सिक्के कहते थे। ठीक है। कौन सा नगर यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि वो कौन सा नगर था जो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, तो वो था मथुरा। ठीक है। उत्तरी काले चमकीले पात्र के विषय में सही कथन बताना है कि उत्तरी काले चमकीले पात्र के विषय में सही कथन कौन सा होगा। ठीक है। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। दोनों ही सही हैं या दोनों नहीं सही हैं? तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि उत्तरी काले जो चमकीले पात्र हैं वो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन को कहा जाता था, और ये कहाँ मिले हैं? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट है सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे? विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में सूत कातने और बुनने का काम किया जाता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने का काम होता था। विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं आदि को लगाया जाता था। ये सभी तो सूत कातने के और बुनने के नियम थे जिसमें विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में काम किया जाता था। ये सही है। ठीक है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने का काम होता था यहाँ पर, और विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं और भी अनेक लोगों को क्या है काम में लगाया जाता था। यहाँ पर आदि लिखा है, इसका मतलब और भी अनेक महिलाएं। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया आज, और उम्मीद है आपको एमसीक्यू भी पसंद आए होंगे और ये सेशन भी पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।